Hello everyone, welcome to नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। सो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का ये फर्स्ट लेक्चर है इन संकल्प सीरीज़। मैंने संकल्प सीरीज़ आप लोग के जो एग्ज़ाम आने वाला है DSSB-MTS 803/25 उसके लिए स्टार्ट करी थी। बट ये जो मेरी सीरीज़ है ये ना ही MTS के लिए बल्कि जितने भी आपने PGT TGT के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लगभग सब में सेम ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने उधर के भी ले रखे हैं, तो यानी कि मिक्स को टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम सीरीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखा, एक वेंडर है जिसके पास 500 ऑरेंजेस है ना, एक वेंडर है इसके पास 500 ऑरेंजेस है और 3 रुपये पर ऑरेंजेस के हिसाब से वो बाय करता है ना। एक ऑरेंज उसको अगर 3 रुपये का पड़ा है तो 500 ऑरेंजेस कितने के पड़ जाएंगे उसको? 1500 के। क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। हमसे बोला गया है ही सेल्स 300 ऑरेंजेस एट ₹6। वो 300 ऑरेंजेस सेल कर देता है 6 रुपये पर। बट ही फोर्स टू सेल द रिमेनिंग 200 ऑरेंजेस एट ₹1.5 ईच ड्यू टू स्पॉइलेज। डिटरमाइन द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। उसको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? एक बात मुझे बताओ, हम प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं गाइस? कैसे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं? अगर हमें पता है सर सेलिंग प्राइस कितनी है, उसमें से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही मेरा एक प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका होता है। ये तो जस्ट फॉर्मूला बताया, वरना ये कॉमन सी बात है भाई। जितने का मैं खरीद के लाया और जितने का मैंने बेचा उसमें से मैं जो मेरे पास बचेगा वही मेरा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो अपन में कॉस्ट प्राइस रख देंगे इंटू 100। ओके, सो अब आप देखिए कि सर मेरी CP कितनी है, वो टोटल CP कितनी है। आप बोलोगे सर एक ऑरेंज मेरा 3 रुपये का है तो 500 ऑरेंज कितने के पड़ेंगे? आप बोलोगे सर 1500 रुपये के 500 ऑरेंजेस पड़ेंगे मेरे पास, है ना। यानी जो मेरी टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 1500, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस इज गाइज 1500। ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेलिंग प्राइस की, ठीक है, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ऑरेंज मुझे 6 रुपये का पड़ रहा है और मैंने कितने ऑरेंज सेल करें? 300, है ना। 300 ऑरेंजेस मैंने यहाँ पर सेल किए हैं, यानी कि 1800 का टोटल यहाँ पर 300 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आया है। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 200 ऑरेंजेस की, तो यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज 1.5 रुपये का सेल किया है। 1.5 रुपये की अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करता हूँ तो 3/2 होगी, यानी कि सर 3/2 मीन्स ये जो 200 ऑरेंजेस हैं यहाँ, ये मैंने 300 रुपये में सेल किए हैं। ओके, टोटल अगर मैं देखता हूँ मेरी टोटल सेलिंग प्राइस 2100 रुपये है ना। टोटल सेलिंग प्राइस इज 2100 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो 1500 है, यानी टोटल कॉस्ट प्राइस मेरी 1500 है। यानी मैंने 1500 रुपये का सामान खरीदा और 2100 रुपये में सेल कर दिया, तो मुझे यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? आप बोलोगे सर यहाँ पर जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 600 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। बट ये जो प्रॉफिट है नंबर के अंदर है, एक्चुअल प्रॉफिट है। मुझे परसेंटेज बताना है कि सर प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है यहाँ पर। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं सर? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा। तो 100 से मैं 100 कैंसिल आउट कर दूंगा, 15 4 जा 60 मीन्स सर जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 40%। गॉट इट? क्लियर है? समझ आएगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन ईजी ही है आप लोगों के एग्जाम के, इतना कुछ हैवी है नहीं इनके अंदर। ये बस एक सेकेंड और रुक जाइएगा। बस एक सेकेंड। ऑलराइट, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर जो थे वो करेक्ट आंसर इरेज नहीं किए थे, मतलब ओके। सो अब यहाँ पे देखिए आप लोगों से बोल रहा है एक सैलरी, द सैलरी ऑफ अ मैन इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 20%। ओरिजिनल सैलरी अगर 40,000 थी तो फाइनल सैलरी कितनी होगी? आप लोग मल्टीपल मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, लेट से ओरिजिनल सैलरी मेरी 100 थी, फिर मैं इसको 15% से इंक्रीज़ कर दूंगा,
मेरे पास एक वैल्यू निकल के आएगी, फिर मैं उसको 20% से डिक्रीज़ कर दूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक फाइनल वैल्यू आएगी। अब इस फाइनल वैल्यू की फाइनल जो मेरे पास यूनिट आएगी इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। एक्चुअली 100 यूनिट की वैल्यू 40,000 होगी। ओके, तो इस फाइनल यूनिट की मुझे वैल्यू बतानी होगी। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी का इस्तेमाल करके भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि मुझे बोल रहा है सर 15% से एक मैन की सैलरी इंक्रीज हो जाती है। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20। सो 3/20 है, 3/20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 23/20। ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। एंड 20% का जो मल्टीप्लाइंग 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है सर 1/5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, बिकॉज ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। सो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 4/5। 23 चौक 92 होता है और ये हो गया है 100। क्लियर है। मुझे इस 100 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, बिकॉज मुझसे बोला गया सर जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 40,000 थी, यानी 100 यूनिट की वैल्यू सर यहाँ पर 40,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है तो मुझे 92 यूनिट की वैल्यू बतानी, यानी 400 से मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। गॉट इट। 36,800 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं ना। सो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बॉड मास ये क्वेश्चन हमें करना होता है। बॉड मास यानी सर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, दिस इज बॉड मास। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों से बोला गया सर पहले ना पूरी वैल्यू लिख लेता हूँ, या फिर आप लोग खुद लिख लेना, मतलब मेरे पास जब ऑलरेडी लिखी पड़ी है, मेरे पास शीट है, तो मैं सीधा इसके अंदर ही सॉल्व करता हूँ। ओके, मिक्स फ्रैक्शन से मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूँगा। 3 1 3 2 1 2 एंड 3/2 माइनस 1/3, क्या लिख रहा हूँ। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एलसीएम आएगा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, यानी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 1। ओके, सो दिस इज 6/6। आपके पास इधर आ जाएगा 1। ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा इज 1 आएगा सॉल्व करने के बाद, यानी कि 1 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/2 ही रहेगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। दिस इज 5/4 माइनस 1/2। इसको मैं सॉल्व करता हूँ गाइज, इसका एलसीएम 4 आएगा। 4 2 ऊपर चला गया, यानी 3/4। गॉट इट। इसको सॉल्व करने के बाद अब मेरे पास आया 3/4। अब 3/4 एंड 9/4, 9 3 12/4, 12/4। ओके, तो 4 3 ज़ा 12। सो फाइनली मेरे पास जो बचा है वो ये बचा है 15/2 माइनस 3। ओके, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 15 में से अगर मैं 6 माइनस करूँगा 9/2। अब आप बोलोगे सर ऑप्शन में तो 2/9 है, 9/2 तो है नहीं, यानी मैंने गलत सॉल्व करा है और आंसर ये होगा। ये मैं टिक कर दूंगा, ये हो जाएगा सिली मिस्टेक। ठीक है, 2/9 नहीं होगा। इसको जस्ट ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर निकाला है, मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जो अदर 3 ऑप्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है। ओके, सो अदर 3 ऑप्शन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, यानी कि सर 2 4 ज़ा 8 एंड 1 बचेगा, 4:1/2। अगर किसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे 9/2 है तो मैं 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 आ गया, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर आ जाता है, जो पीछे अपना क्वोशिएंट बचा है वो आगे आ जाता है, एंड जो डिवाइज़र है वो अपॉन में आ जाएगा। गॉट इट। दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइज़र, दिस इज क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर गाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रखा है एक प्रिंसिपल है 6500 का। आफ्टर 2 ईयर जब मैं कंपाउंडेड एनुअली करता हूँ 8% की रेट से, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 15% पर एनम, ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर 1 सेकेंड 8%। ओके, देखो यहाँ पर बोल रखा है एक 6500 का मेरे पास प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर वो इंटरेस्ट दिया जाता है, मतलब वो प्रिंसिपल दिया जाता है। ठीक है, मूलधन जो होता है, पहले साल वो 8% की रेट लगती है उस पर, दूसरे साल 15% की रेट लगती है। तो मुझे यहाँ पर बताना अमाउंट कितना होगा। देखो यार, ये जो परसेंटेज है ना, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर से अगर मैं करता हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटिव लगेगा। ठीक है, अगर मैं इसको क्योंकि बिकॉज इंटीजर के अंदर परसेंटेज है, और अगर मैं इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर करता हूँ तो 108/100 आ जाएगा, यानी कि 54/50। थोड़ा सा मुझे कैलकुलेशन हैवी लग सकते, बट इतनी कुछ है नहीं। जैसे कि अगर मैं 6500 की बात करता हूँ, मुझे अमाउंट ही तो बताना है, तो पहला इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 54/50,
एंड इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 23/20। गॉट इट। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, या फिर ये 5 2 10 1000 हो जाएगा ना, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके 65 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस बाद में एक जीरो लग जाए। या फिर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है सक्सेसिव का कि x + y + xy अपॉन 100%। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव गाइज, है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेसिव। ये हम तब लगाते हैं जब हमें चेंज ऑन चेंज करना होता है, यानी कि मैंने कोई वैल्यू लिखी और उसमें मैंने चेंज किया है, देन उस पर भी मैं चेंज करूंगा, तो दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी डू चेंज ऑन चेंज। ओके, जब हम चेंज पे चेंज करते हैं। तो अभी पहले क्या है कि ना 8% इंक्रीज हुई थी, फिर 15% का इंक्रीज हुआ, देन गाइज x इज 8%, y इज 15%, तो 8 × 15 डिवाइड बाय 100। गॉट इट। तो 8 5 13, 15 8 120 होता है, यानी कि 100 से डिवाइड करूंगा 1.2, मीन्स जो इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 24.2% का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। एंड अमाउंट जो हो जाएगा गाइज, अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ, अमाउंट विल बी 124.2%, अमाउंट विल बी 124.2%, यानी कि जो मेरा प्रिंसिपल था 100% था, अमाउंट मेरा 124.2% है। मींस मैं करूंगा क्या, इस 6500 का 124.2% कैलकुलेट कर दूंगा, एज सिंपल एज डेट। ओके, सिंपल है। ये तो मैंने जस्ट समझाया, वरना आप लोग तो बड़ी जल्दी कर सकते हो। 8 5 13 23 एंड 8 15 8 120, ओके 24.2 आ जाएगा। 124.2% मुझे 6500 का निकालना, सिंपल सा है। क्लियर। आप परसेंटेज हटाओगे, अपॉन में 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे, अपॉन में 1000, मतलब ये पूरा 1000 बन जाएगा। ये मैंने डेसिमल हटा दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फाइनली मेरे पास जो बचा है वो 65 × 124.2। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर कर नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ओके, सो पता है, अगर मेरे पास सिर्फ यूनिट डिजिट सबका डिफरेंट होता ना, मैं पूरी कैलकुलेशन करता भी नहीं। अगर यूनिट डिजिट सबका अलग होता, जैसे कि यहाँ पर 5 और 5 यूनिट डिजिट है, 3 और 3 यूनिट डिजिट है, तो मुझे कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज यहाँ पे यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं सेम है। बट अगर यूनिट डिजिट डिफरेंट होते हैं तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करता। जैसे कि अगर मैं करता तो किस तरीके से करता, 65 × 1242 है, तो मैं 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 10, है ना, 5 2 10, 1 ऊपर चलेगा, 5 4 20, यानी कि ये हो जाएगा। ओके, और 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट मेरा यानी कि 30 आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे 0 है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट डिजिट मेरा 3 आएगा। 3 यहाँ पे 2 जगह है, तो ये मैं ये एलिमिनेट कर देता, ये एलिमिनेट कर देता, जहाँ पे भी 3 डिजिट होता मैं उसको आंसर कर देता, मैं पूरी कैलकुलेशन कर देता। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती मुझे, जस्ट मैं एक तरीका बता रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन ईजी है, बट जिस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन मुश्किल लगे, उस तरीके से आप लोग ऐसे यूनिट डिजिट सिंपल चेक कर सकते हो आप लोग। ओके, सो 5 2 10, 5 4 21, ठीक है, 12 पंजे 60, 62 हो जाएगा। ओके, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 का 25 का 2 हो जाएगा, 12 6 72, 74। क्लियर है। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 8073। आंसर कितना आया है हमारे यहाँ पर, 8073। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आप लोगों से बोल रखा है, ये मुझे एक लाइन ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर मुझे बोल रखा है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यूनिट्स के अंदर है। ओके, इफ़ ईच यूनिट कॉस्ट 6 रुपीज़ है, व्हाट विल बी द टोटल कंबाइंड बिल फॉर अप्रैल एंड मई। अप्रैल और मई का कंबाइंड बिल कितना होगा अगर एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपये है। ओके, तो कंबाइंड बिल कितना है गाइज, कंबाइंड यूनिट कितनी है 460, दिस इज अ कंबाइंड यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 460 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2760, 6 चौक 24, 6 चिक 36, ठीक है, 2760, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मतलब क्या ही क्वेश्चन है। ओके, 1.2, 3 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 6 30 माइनस 0.4, तो दिस इज 1.2 प्लस 0.2। ओके, सो दिस इज 1.4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधि वेंट टू द मार्केट टू बाय मार्कर्स, है ना, निधि मार्केट गई मार्कर्स लेने के लिए। द कॉस्ट ऑफ 7 मार्कर इज 420, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच मार्कर्स
बॉट बाय निधि, जो कि निधि ने खरीदे हैं। तो निधि मार्केट गई मार्कर्स लेने के लिए। ओके, द कॉस्ट ऑफ 7 मार्कर इज 420, 7 मार्कर की कॉस्ट इतनी है। द कॉस्ट ऑफ 5 सच, मतलब क्या ही क्वेश्चन है ये तो। 7 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 720 है, मुझे 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। एक आर्टिकल की निकाल लीजिए, 7 6 42। अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 60 है तो मुझे 5 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है। 5 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो निहायत ही आसान क्वेश्चन था। 300, या फिर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, मतलब ये तो खैर मैं समझाने के लिए करता हूँ ये सारी चीज़ें, बट आपको पता है 7 6 42, 5 30, सीधा ये वाला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों से बोला क्या, फाइंड द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज बी एंड सी टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज सी एंड डी। तो मुझे रेशो बताना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम कॉलेज बी एंड सी, यानी बी और सी ये रहा, मुझे बॉयज़ बताने हैं बी प्लस सी के, एंड इनका मुझे रेशियो बताना है किससे, गर्ल्स से, कहाँ की, सी प्लस डी की। ओके, सो बॉयज़ बी प्लस सी, बॉयज़ इस लाइन से इंडिकेट किया गया है, और आपको यहाँ पर बोला गया सर इन दो मतलब यहाँ पे शो हो रहा है कि इन दो जो लाइन्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो 500 का गैप है, और ये जो डॉट है वो 500 के बीचों बीच है, यानी कि सर 250 पे होगा ये, है ना। यानी जो बी है, बॉयज़ इन बी क्लासरूम है ना, बी है ना, सॉरी कॉलेज, बॉयज़ इन बी कॉलेज इज 3250 प्लस, एंड सी कॉलेज की अगर मैं बात करता हूँ बॉयज़ की, दिस इज 3000, गॉट इट। तो 6250 बॉयज़ हो जाएंगे। अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ, गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूँ गाइज, तो गर्ल्स सी प्लस डी, यानी कि ये द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज सी एंड डी, तो सी एंड डी ये रही गर्ल्स 3500 प्लस डी की अगर मैं बात करता हूँ 4250, 7750, गॉट इट। सो इनका मुझे रेशियो बताना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 12 पंजे 60, 5 5 से 25, 15 पचे 75, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 5 3 से 15, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 5 से 25, सॉरी मैंने 1 क्यों लिखा यहाँ पे, 25:31। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोल रखा था प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज बाय 10% एंड रिड्यूस बाय 5%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द आइटम ड्यू टू द बोथ चेंजेस। यानी कि सर जो पहले प्राइस था वो 10% से इंक्रीज हो गया, फिर 5% से रिड्यूस हो गया, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या आ गया यहाँ पर दोनों में। ओके, सो सीधा देखो यहाँ पे चेंज ऑन चेंज है ना, चेंज ऑन चेंज है गाइज, चेंज ऑन चेंज, चेंज ऑन चेंज है, यानी कि द प्राइस पहले 10% से इंक्रीज किया, फिर 5% से रिड्यूस कर दिया गया, तो यहाँ पे चेंज ऑन चेंज हुआ है ना, पहले चेंज किया होगा फिर उसके ऊपर चेंज किया गया, तो नेट परसेंटेज चेंज मुझे यहाँ पर बताना है क्या होगा। सीधा सीधा फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। पहले इंक्रीज हुआ है फिर रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस के लिए मैं -5 करूँगा, प्लस 10 इंटू -5 अपॉन 100 हो गया है, गॉट इट। सो दिस इज़ 5 एंड कैंसल आउट कर लीजिए, 0.5, सो आंसर इज 4.5 का इंक्रीज हो गया ना, बिकॉज पॉजिटिव है तो 4.5 इंक्रीज हो जाएगा। निहायत ही आसान क्वेश्चन। अ वेंडर सेल 24 चॉकलेट फॉर 1 रुपी एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%, हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही ओरिजिनली परचेज फ्रॉम 1 रुपी फॉर 1 रुपी। यानी एक वेंडर है, 24 रुपये की चॉकलेट वो सेल करता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 24 चॉकलेट सेल करता है 1 रुपये में ना, और उसको 50% का प्रॉफिट होता है। हाउ मेनी चॉकलेट डिड ही ओरिजिनली परचेज फ्रॉम 1 रुपी, यानी 1 रुपये में कितनी। एक बात मुझे बताओ, मैं एक आर्टिकल की प्राइस की बात करता हूँ, एक आर्टिकल है, अगर 24 आर्टिकल 1 रुपये में, तो एक आर्टिकल कितने का होगा, 1/24 का। अब ये क्या है ना, ये जो है ना सेल किया गया है ना, सेल किया गया है, यानी कि जो एक आर्टिकल का प्राइस है वो 50% प्रॉफिट पर है, क्लियर है।
यानी कि ये जो है ना गाइज, ये 150% है ऑफ कॉस्ट प्राइस, दिस इज अ 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सो अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? आप बोलोगे सर 1/24 है, ये 150% की वैल्यू है। 1/24 इज द वैल्यू ऑफ 150%। मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस 150 को अपॉन में ले आऊंगा, यानी 150 हो गया। अब मुझे ओरिजिनल परचेज बताना है ना, 1 रुपये में कितनी लिए गए हैं। वैसे भी मैं एक रुपये की ही हम बात करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1 रुपया ऊपर है और नीचे आर्टिकल है। क्लियर है? यानी कि मुझे यहाँ पर 150% की वैल्यू दे रखी थी, फिर मैंने 1% की वैल्यू निकाली, अपॉन में 150 आ गया। अब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100 में इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 100 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 100%। ओके, अब ये जो वैल्यू है ना 100% की, इसको मैं पूरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ना। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 से कैंसिल आउट करूँगा 24, तो 1 अपॉन, क्या कर रहा हूँ मैं, तो 1/36, यानी 1 रुपये में मैंने 36 चॉकलेट जो थी वो परचेज करी थी ना। ठीक है, ये एक आर्टिकल का मतलब कॉस्ट प्राइस है, जिसके अंदर 1 रुपये के अंदर इस एक आर्टिकल के अंदर ना, इस एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के अंदर मुझे 2 चीज़ें पता चल रही हैं, पैसा और जितने आर्टिकल उसके अंदर लिए गए थे। ठीक है, तो 1 रुपये में 36 आर्टिकल। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, तो नेट परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। सो आसान क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ। सेम वही एक्स वाई से आप लोग करो, x + y + xy अपॉन 100%। ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला है, और ये सक्सेसिव वाला फॉर्मूला उस केस में भी लगता है जो केस आपका a = b/c वाला होता है। यानी कि आपको पता है जो एरिया है सर रेक्टेंगल का, वो l/b है ना, यानी कि लेंथ पे कुछ चेंज होगा, ब्रेथ पे कुछ चेंज होगा, फिर इन दोनों का सक्सेसिव इसके एरिया पे चेंज होगा, तो उस केस में अपना सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगता है। गॉट इट? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आप लोगों का। अगेन बोर्ड मास अगर आप लोगों को पता है तो ये क्वेश्चन में बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेते। तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। क्लियर? 4 2 ज़ा 8 और 8 में से 5 गए 3/2, 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3, तो यहाँ पर मेरे पास जो रह गया है वो बचा है 3। ओके, 3 यहाँ पर रिमेनिंग रह गया है, प्लस -3 हो जाएगा, और -3 -3 +3 हो जाएगा, +3 +3 गाइज आपका 6 हो जाएगा। गॉट इट? एक सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सर ये करली ब्रैकेट है। क्लियर? ये तो यहाँ पे +3 है, अब ये करली ब्रैकेट है, अब ये डिवाइड है ना, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। ठीक है, ये पहले सॉल्व करते हैं, यानी कि सर डिवाइड पहले सॉल्व होगा, यानी 6/6 हो जाएगा, ये 1 हो गया आपका लगा, 1 + 3। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई 4। क्लियर है? तो दिस इज़ 4 4 4 ज़ा 16, 5 - 16। आप लोग सिंप्लीफिकेशन के अंदर ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाइएगा, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन के अंदर आप लोग सिली मिस्टेक करेंगे। ओके, सिंप्लीफिकेशन के अंदर ऐसी कोई कंसेप्चुअली चीज़ मुश्किल नहीं होती है, बट आप लोग सिली मिस्टेक्स करते हो। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ कार इज 5 लाख, द वैल्यू ऑफ द कार depreciate by 10% at the end of the first year and thereafter depreciate by 20% every year. What is the value of the car after 3 year? तो कार की वैल्यू पहले साल 10% से डेप्रिशिएट होती है फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके बाद हर साल 20% से डेप्रिशिएट होती है। 3 साल की मैंने बात करी है, यहाँ पे 3 ईयर्स की बात करी है। पहले साल 10% से डेप्रिशिएट हो रही है, नेक्स्ट जो बचे हुए मेरे पास ईयर हैं 20% से डेप्रिशिएट हुई, फिर 20% से डेप्रिशिएट हुई। गॉट इट? सो 5 लाख है, गॉट इट, डेप्रिशिएट हो रही है 10% से, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 9/10 फर्स्ट ईयर, फिर 20% से डेप्रिशिएट हो रही है 4/5 एंड देन 4/5। गॉट इट? ठीक, सो 5 5 से 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, दिस इज 2000 रिमेनिंग रह गया है। 4 चौक 16, ठीक है, 16 निम में 144 होता है, और 144 का डबल हो जाएगा 288। गॉट इट?
So answer is 288,000. Got it. Next question. In the what ratio must a grocer mix two varieties of rice, this and this, so as to get a mixture worth इतना. यानी सर दो वैरायटीज़ के जो राइस हैं वो दिस एंड दिस मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो मिक्स करने पर जो उनका कॉस्ट आता है वो इतना आता है. तो मुझे यहाँ पर बताना है वो किस उनकी क्वांटिटी का रेशियो मुझे यहाँ पर बताना है ना. तो सिंपल एलिगेशन है भाई कि ए क्वांटिटी है, ए क्वालिटी है और बी क्वालिटी है. इसकी कुछ क्वांटिटी रही होंगी. इसका प्राइस आपको दे रखा है सर 75 है और इसका प्राइस है 65 है. मिक्स करने के बाद जिनका प्राइस आता है वो 68 आता है. गॉट इट. माइनस करूँगा 3, ओके 7, यानी 3:7. एलिगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज ऑफ 6 men is 42, द एवरेज ऑफ 6 women is 40, द एवरेज एज ऑफ देयर 6 children is 14. द व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एज ऑफ द फैमिली. मतलब एवरेज का क्या ही क्वेश्चन है ये. एक बात मुझे बताइए सर, 6 आदमियों की जो एवरेज है 42 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 42. बिकॉज मुझे एवरेज एज ऑफ द फैमिली निकालनी है, फैमिली की एवरेज एज निकालनी है. तो एवरेज होता क्या है, एवरेज एज ऑफ अ फैमिली अगर मुझे निकालनी है तो एवरेज होता क्या है गाइज. अगर मुझे फैमिली की एवरेज एज निकालनी है तो मुझे फैमिली का सम पता होना चाहिए, डिवाइड बाय फैमिली का नंबर है ना, सम ऑफ फैमिली. ओके, नंबर ऑफ फैमिली मैं निकाल दूंगा, यानी 42 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 14. दिस इज अ सम गाइज, दिस इज अ सम. डिवाइड बाय देयर नंबर. 6 आदमी हैं, 6 वीमेन है एंड 6 चिल्ड्रन है. 6 3 ज़ा 18, टोटल 18 पर्सन्स है इन दिस फैमिली. ओके, सो 6 चौक 24 एंड 6 4 24, 6 2 12. दिस इज 252. 6 4 24 एंड दिस इज 84. 4 2 6, ओके 8 4 12 17 डिवाइड बाय 18. 54 एंड 36, 18 2 36 होता है. तो एवरेज एज जो आई है इस पूरी फैमिली की 32 आई है. ठीक है, मतलब ये सेक्शन में क्या ही आसान आसान सारे क्वेश्चन है. इन वट ड्यूरेशन 3600 फैच आ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1080 एट 6% की रेट से. मतलब मुझे कितने बताना है कि कितने साल के अंदर जो 3600 रुपये 1080 का सिंपल इंटरेस्ट दे देंगे 6% पर एनएम की रेट से. यानी कि आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है अगर सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये क्वेश्चन मतलब पूरा सिंपल इंटरेस्ट ना सिर्फ इसी फॉर्मूले पे डिपेंड रहता है आप लोगों का. ऐसा इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 3600. ओके, R इज 6%, टाइम मुझे निकालना है डिवाइड बाय 100 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर 1080. दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट. कैंसल आउट करेंगे. ओके, ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा ना, 5 या 15, 5 31, 5 पे जाएगा. ठीक है, यानी टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 ईयर. टाइम विल बी 5 ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट मार्क्स वॉज इनकरेक्टली एंटर्ड एज 31 इंस्टेड ऑफ 58. यानी कि गाइज उसके मार्क्स तो 58 थे बट उसने इनकरेक्टली 31 मार्क कर दिए. ओके, जिससे होता क्या कि जो उसका एवरेज है ना, द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास डिक्रीज बाय 9/7 से उसका एवरेज डिक्रीज हो जाता है. बट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. तो किस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं. तो एक बात मुझे बताओ सर, यहाँ पे कितने का गैप है. अगर मैं गैप की बात करता हूँ कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे सर 27 का डिफरेंस है. यानी यहाँ पर बोला गया कि 37 मार्क कर दिए इंस्टेड ऑफ 57, यानी 27 कम मार्क करे ना, 27 कम मार्क करे, यानी 27 हर एक बच्चे से डिवाइड, मतलब हर एक बच्चे के मार्क्स में से निकाल लिए गए हैं 27 मार्क्स. तो 27 मार्क्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अंदर बांट दूंगा, जिससे होता क्या कि हर एक बच्चे का ना 9/7 कम हो जाता है. तो यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएगा 9 या 27 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 21. ईजी क्वेश्चन है. अगर आप लोग इस मेथड से करते हो, मतलब बस थोड़ी यहाँ पर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नवजोत डिपॉजिट अ सम ऑफ 73,450 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली.
द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय नवजोत आफ्टर 2 ईयर। तो नवजोत इतना अमाउंट इन्वेस्ट करती है 20% पर एनम कंपाउंड एनुअली, तो अमाउंट मुझे बताना है। अगेन सेम क्वेश्चन बार बार इसी तरीके से आ रहे हैं, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। देखो आप लोग, अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, मतलब जस्ट एक क्लास भी देख के चले जाओगे ना, ये जो मैंने सीरीज़ चला रखी, अगर ये क्लासेस सीरीज सारी देख के चले जाओगे ना, तब भी अच्छा खासा स्कोर कर लोगे क्वांट के अंदर। बिकॉज आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन के लेवल क्या ही है। आप लोगों को सब कुछ पढ़ना नहीं होता, बस रिलेवेंट पढ़ना होता है। एक पर्सन 80% स्पेंड करता है ऑफ हिज इनकम, मंथली इनकम, एंड इज एबल टू सेव 3,954 पर मंथ। वट आर हिज मंथली एक्सपेंसेस, उसका मंथली एक्सपेंस कितना है। एक बात मुझे बताओ सर, अगर इनकम 100% है, एक्सपेंस अगर 80% है, तो सेव कितना कर रहा है सर? 20% सेव कर रहा है। ओके, एक्सपेंस 80% है, सेव 20% कर रहा है, मंथली इनकम 100% है। अब यहाँ पर बोलेगा सर उसकी जो सेविंग है वो 3,954, यानी 20% की वैल्यू मुझे 3,954 मुझे दे रखी है। मुझे मंथली एक्सपेंस बतानी, 20% की वैल्यू मुझे दे रखी है, मुझे 80% की वैल्यू बतानी। कितना आसान क्वेश्चन है, यानी 20% की वैल्यू गाइज इधर दे रखी है 3,954। 80% की मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, तो 80% निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 4 चौक 16, 5 4 20, ठीक है, सीधा कर लीजिए। 5 4 20 एंड 9 चौक 36, 36 में तो ऐड करोगे 8 हो जाएगा। ओके, 15,816 आंसर। ऑलराइट, दैट्स इट गाइज। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आप लोगों को बताना लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर लेक्चर को लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम तक ये सीरीज़ आप लोगों की कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। बस इस सीरीज़ को अच्छे से करके चले जाइएगा, इनफ है आप लोगों के लिए। और ना ही ये सिर्फ MTS के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आप लोग DSSB के अंदर किसी भी कोई भी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, उसके लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो ये लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा, बिकॉज एग्जाम के अंदर PYQ सेम ही रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि चैप्टर अलग ही बना के दे देगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं वही क्वेश्चन आप लोग के दूसरे एग्जाम में दिख जाएंगे, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगी, वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और किसी किसी एग्जाम में तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। सो लेक्चर्स देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, टेक केयर।